सभी माता पिता को हमारा प्रणाम। आज हम जानेंगे नैतिक विकास पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें। बालक के नैतिक विकास पर उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की जिन बातों से उसका नैतिक विकास प्रभावित होता है, उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों को बताया जा रहा है। कुटुंब के लोगों का बालक के नैतिक विकास पर 4 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पहला, कुटुंब का व्यवहार बालक के लिए आदर्श स्वरूप होता है, अतः वह उसके अनुकरण की चेष्टा में रहता है। दूसरा, पुरस्कार, प्रशंसा तथा दंड के सहारे कुटुंब बालक को सामाजिक व्यवहार दिखलाना सिखलाता है। तीसरा, बुरे कार्य के अनुसार दंड देकर कुटुंब बालक को उसके बुरे कार्य की कठोरता को समझाता है। चौथा, अच्छे कार्य को करने के लिए कुटुंब बालक को अनेक प्रकार की प्रेरणा दे सकता है, इसलिए कुटुंब को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। साधारणतः बालक अपने कुटुंब के बड़े लोगों जैसे माता पिता, चाचा चाची तथा भाई बहन के व्यवहार को आदर्श मानता है और उनके बुरे आचरण को भी अच्छा समझता है और उसके अनुसार स्वयं व्यवहार दिखलाने का प्रयत्न करता है। माता पिता का बुरा स्वास्थ्य तथा उनकी मंद बुद्धि, बुरी आर्थिक स्थिति तथा अन्य बातों से घर का वातावरण दूषित हो जाता है। घर के बुरे वातावरण से बालक का नैतिक विकास अवांछित दिशा की ओर जा सकता है और आगे चलकर बालक सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। लड़कियों को प्रायः घर के अंदर रहना पड़ता है, अतः बुरे वातावरण का उनके नैतिक विकास पर लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। अपराधी लड़कियों के अपने अध्ययन में फरन बर्ड ने देखा कि उनमें से 87% कुव्यवस्थित घरों की थी। अपने चिकित्सालय में लाए गए बालकों के अध्ययन में वेंटर और ब्लंचर्ड ने देखा कि उनमें 90% बुरे कौटुंबिक वातावरण से आए थे। जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो दिन का उसका अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता है। अब वह प्रौढ़ों की अपेक्षा अपने ही उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में अधिक आता है, अतः उसके नैतिक विकास पर उसके साथियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक फीट ने अपने अध्ययन में देखा कि नर्सरी स्कूल के बच्चों के भी नैतिक व्यवहार पर उनके साथियों का प्रभाव पड़ता है। वार्नर ने अपराधी बालकों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि हर प्रतिशत अपराध बुरे साथियों द्वारा अभिप्रेरित किए जाते हैं। प्रतियोगिता, स्कूल जाने लगने से बालक प्रतियोगिता के खेलों में भाग लेने लगता है। प्रतियोगिता संबंधी खेलों में नैतिक शिक्षा के बड़े अवसर मिलते हैं। खेल में बच्चों को ईमानदार बनने अथवा स्वार्थ त्याग करने की शिक्षा मिलती है। खेल के नैतिक नियमों की जो अवहेलना करता है, उसे अन्य लड़के हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः ऐसे अवसरों पर नैतिक नियमों का पालन करना बालक को बड़ा ही आवश्यक जान पड़ता है। जो खिलाड़ी किसी तरह जीतना चाहता है, उसे अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जाता। जो खेल में सारा श्रेय अपने ही पास रखना चाहता है और अपने अन्य साथियों को अपना कौशल दिखलाने का अवसर नहीं देता, उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार स्कूल के द्वारा आयोजित खेलों में बालकों को नैतिक शिक्षा मिलती है। जिस स्कूल में स्वशासन के आधार पर विनय स्थापना की व्यवस्था की जाती है, उस स्कूल के बालकों के वांछित नैतिक प्रत्ययों का विकास होता है, क्योंकि इससे आत्मनियंत्रण तथा दूसरों की सुविधाओं पर ध्यान देने की शिक्षा मिलती है। प्रत्यक्ष परिस्थितियों में वास्तविक अनुभूति से बालकों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। कहना न होगा कि ऐसे अवसरों का स्कूल में सरलता से आयोजन किया जा सकता है। पुस्तकें, जिस प्रकार माता पिता तथा शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास पर पड़ता है, उसी प्रकार उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है। छपी हुई बातों का प्रभाव पाठक पर बड़ी ही जल्दी पड़ता है। सिनेमा, मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का विशेष प्रयत्न किया है कि बालकों के नैतिक विकास पर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सिनेमा का व्यक्ति की वाणी
और पहनावे पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उसका भाव उसके नैतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। सिनेमा से व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है और उससे धन और वैभव की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। उससे उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की ओर भी जा सकती है। किशोर अवस्था में बालकों में निर्देश की योग्यता बड़ी प्रबल होती है, अतः इस सब पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कैसा सिनेमा देखने जा रहे हैं। नैतिकता के लिए केवल बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, यद्यपि नैतिकता के विकास में बुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी परिस्थिति की अच्छाई और बुराई को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु इसे समझने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। टर्मन को 1000 बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उसमें 130 बुद्धि लब्धि वाले ईमानदारी, सच्चाई तथा अन्य समान नैतिक गुणों के सामान्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़े हुए थे। विगम का कथन है कि बुद्धि नैतिक व्यवहार के साथ साथ इसलिए चलती है क्योंकि बुद्धिमान लड़के समझते हैं कि उचित व्यवहार की बुद्धि युक्ति आचरण है। बुद्धिमान लड़के प्रायः नैतिक व्यवहार दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार ही सबसे अच्छा फल देगा। एक बुद्धिमान बच्चा अथवा प्रौढ़ व्यक्ति यह शीघ्र समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ वह चाहता है उसे बेईमानी और धोखे की अपेक्षा और सच्चाई के सहारे अधिक सरलता से पा सकता है। शरारती कुछ बच्चे अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि उद्यम करने से वे दूसरों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकेंगे। इन उद्यम के कारण दंड पाने पर भी वे उन उद्यमों को शीघ्र नहीं छोड़ते, क्योंकि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में उन्हें कुछ विशेष आनंद आता है। कुछ बड़े बच्चों का समूह शरारत करने में विशेष आनंद का अनुभव करता है। दूसरों को चिढ़ाने, दरवाजे की घंटी बजाने, चुपके से साइकिल या मोटर वालों की टायरों की हवा निकाल देने, सड़कों, रास्तों या दीवालों पर मनमाने चित्र बनाने या लिख देने में समूह का प्रत्येक सदस्य आनंद लेता है, क्योंकि वह समझता है कि परिस्थिति का वह पूरा स्वामी है। स्कूल में दूसरे बालकों के साथ कानाफूसी करने, इधर उधर कागज के टुकड़े पहुंचाने तथा दूसरे बच्चों को तंग करने से दंड पाने पर भी कुछ बालकों को इसमें आनंद आता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे दूसरों के ध्यान के केंद्र हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में सारे बचपन भर शरारत पाई जाती है। बचपन में बालक माता पिता के नियंत्रण को ढीला कर समूह के नियंत्रण में आ जाता है, अतः इस काल में उसमें शरारतों का पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस काल की शरारतों से माता पिता तथा शिक्षक का घबराना ठीक नहीं। घर पर की जाने वाली शरारतों में बिस्तर पर पेशाब कर देना, उधम मचाना, छोटे बच्चों को अनायास पीट देना, मटर गश्ती करना, अवज्ञा करना, अनियमितता, झूठ बोलना तथा चोरी करना आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी शरारतें बच्चों के अप्रौढ़ता के लक्षण हैं। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और व्यवहार दिखलाने पर इनमें से अधिकांश स्वतः दूर हो जाते हैं। तरुणावस्था के पूर्व अर्थात 11 से 14 वर्ष के लगभग बच्चों में स्वार्थपरता तथा उत्तरदायित्व से भागना अधिक देखा जा सकता है। इस समय उन्हें अपने व्यक्तित्व स्थापना की कुछ चिंता हो जाती है, अतः अपने कार्यों में दूसरों के हस्तक्षेप का भी वे कभी कभी स्पष्टतः विरोध करते हैं। बच्चों के झूठ। बच्चों की शरारतों में झूठ बोलने का मनोवैज्ञानिकों ने विशेष अध्ययन किया है। लिनार्ड ने बच्चों के 700 झूठ का अध्ययन किया है और उनमें देखा है कि उनमें 68% दूसरों द्वारा अस्वीकृत तथा दंड के भय से थी। उनमें से 12% बच्चों की कल्पना अथवा अतिशयोक्ति के कारण और 20% जानबूझकर कल्पना के कारण अथवा धोखा देने के उद्देश्य से थी। मार्गन ने कहा है कि बच्चों में झूठ को 7 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, कल्पना के कारण खेल में। दूसरा, बातों को ठीक ठीक न समझ सकने का कारण अथवा दूसरों द्वारा बहकावे में। तीसरा,
दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। चौथा, घृणा और प्रतिशोध की भावना से। पांचवा, कड़े नियंत्रण के भय से। छठा, अपने स्वार्थ पूर्ति के हेतु दूसरों को धोखा देने में। सातवां, अपने मित्र की रक्षा के लिए। कुछ लड़के और लड़कियां दंड के भय से दूसरों को दोष देती हैं। लड़के झूठ बोलकर दंड से बच जाने में प्रायः अपनी बहादुरी समझते हैं, जिसमें प्रौढ़ लोग सेकी में अनायास झूठ बोला करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में देखा है कि झूठ बोलने वाले बच्चे प्रायः ऐसे अव्यवस्थित घरों से आते हैं जहां उन्हें कोई प्यार नहीं करता और जहां उन्हें अस्थिर विनय नियमों का पालन करना होता है। ऐसे बच्चों की माताओं के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से लगभग 67% अपने बचपन में बहुत झूठ बोलती थी। बेईमानी। बच्चों की बेईमानी के संबंध में हर्टसोन और मे ने 11,000 बच्चों का कुछ परीक्षणात्मक अध्ययन किया। अपने अन्वेषण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि धोखा देने में लिंग भेद विशेष उल्लेखनीय नहीं है। उनका कहना है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की अपेक्षा अधिक धोखा देते हैं। ऊंची सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बच्चे भी कम सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा कम धोखा देते हैं। ईमानदारी और बेईमानी बहुत हद तक परिस्थिति विशेष तथा बच्चों के निहित उद्देश्य पर निर्भर करती है, न कि किसी सामान्य नैतिक गुण पर। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक परिस्थिति में बालक ईमानदार हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में बेईमान, तथा एक परिस्थिति में उसके निहित ध्येय के अनुसार बेईमानी का लक्षण उसमें देखते हुए भी उसे ईमानदार कहा जा सकता है और दूसरी परिस्थिति में उसके ध्येय के अनुसार उसे बेईमान कहा जा सकता है। धन्यवाद। बच्चों से संबंधित और भी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।